स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीडीपी का जो 10 नंबर का आना है बाल विकास, उसके अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी? मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि बाल विकास का व्यय उससे है जो गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था के शुरुआती चरणों तक अध्ययन करता है। ये कथन कौन कहा है? जेम्स ड्रेबर का है, क्रो एंड क्रो का है, ईबी हरलाक का है या जीबी वाटसन का है? तो ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि गर्भाकाल की शुरुआत से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक का अध्ययन जो है, मानव व्यवहार जो है, वो किसके अंतर्गत आता है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प, क्रो एंड क्रो। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर आपसे करा है कि विकास की किस अवस्था को खिलौने की आयु यानी टॉय एज कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवा अवस्था को या किशोरावस्था को? तो देखिए शैशवा अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। कितना होती है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था कितने से कितने होती है? 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो मतलब टॉय एज यानी खिलौने की आयु किसको कही जाएगी? अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्या अवस्था को। इस अवस्था की मतलब आयु सीमा भी याद रखेंगे, 2 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था की आयु सीमा कितनी है? 2 से 6 वर्ष। अच्छा उत्तर बाल्यावस्था की, उत्तर बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष। अब मान लीजिए आपको पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था न दे, केवल बाल्यावस्था पूछे, तो बाल्यावस्था जब पूछेगा तो 6 मतलब 2 से 12 वर्ष या 3 से 12 वर्ष ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर आपसे करा कि किशोरावस्था प्रबल तनाव, तूफान, विरोध तथा संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टेनले हाल जी का, ईएल थांडाइक का, बेलेंटाइन सिरोल का या बिग वा हंट का? तो देखिए किशोरावस्था तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था है। ये कथन, प्रसिद्ध कथन किसका है? स्टेनले हाल का। अच्छा स्टेनले हाल को एक और उपाधि दी गई है। स्टेनले हाल को किशोरावस्था का जनक भी माना जाता है। ठीक, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो किशोरावस्था का जनक जो है वो किसको कहा जाएगा? स्टेनले हाल। इन्होंने एक बुक लिखी थी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। ये बुक कब लिखी थी? 1904 में। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक, तूफान तनाव की अवस्था स्टेनले हाल जी ने कहा है। इन्हीं को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। इनकी बुक बड़ी प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई। तो एडोलसेंस, क्या नाम है उसका? एडोलसेंस यानी किशोरावस्था इसको बोलते हैं। ठीक है, विकल्प ये सही हो जाएगा। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित चिंतन और जीववाद प्रदर्शित करता है? संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो देखिए जीववाद यानी अहम केंद्रित, ईगो सेंट्रिक की बात कर रहा है ना, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग की बात कर रहा है या जीववाद की बात कर रहा है, तो किसमें जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। जीन पियाजे जी की चारों अवस्थाओं को तो आप ध्यान में रखेंगे ही। संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक 6 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 18 वर्ष। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अच्छा पूर्व संक्रियात्मक आप 2 से 7 वर्ष मान के चलेंगे। जीन पियाजे जी के अनुसार 2 से 7 वर्ष। संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 18 वर्ष। तो आपसे अहम केंद्र तक बात कर रहा है कि अहम का भावना हो। बच्चा निजी वस्तुओं जैसे गुड़िया हो गया, तकिया, इन सबसे देखे होंगे कि आप जो 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चों को देखे होंगे वो गुड़िया को खाना खिलाते हैं, लड़कियां गुड़िया को खाना खिलाती। तो ये सब क्या है? अहम केंद्र तक अंतर आएगा ना, जीववाद के अंतर्गत आएगा। तो ये किस अवस्था में होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि बाल विकास में प्रकृति बनाम पोषण यानी नेचर बनाम नर्चर की बात कर रहा है ना, में प्रकृति शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी प्रकृति से क्या तात्पर्य है? हमारे आसपास का वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जैविक जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति? तो देखिए
नर्चर बनाम नेचर, इससे आप ये समझेंगे नर्चर प्रकृति को हम लोग क्या मान लेंगे, वंशानुक्रम मान लेंगे, और नर्चर यानी उसको पोषण को क्या मान लेंगे, वातावरण मान लेंगे। ठीक, तो देखिए आपसे प्रकृति के बारे में पूछ रहा था ना, तो प्रकृति क्या है, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम, तो ये ध्यान रखेंगे। नर्चर, ये जो प्रकृति बनाम पोषण विवाद है ना, इसमें प्रकृति आप किसको मानेंगे, वंशानुक्रम को, और पोषण वातावरण को, तो ये ध्यान रखना है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, जी विकल्प, वो सी विकल्प, यानी जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम, यानी हेरिडिटी को मिला के ध्यान रखेंगे, हेरिडिटी वंशानुक्रम। चलिए पढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चा या बच्चे अपने निजी वाक का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए इसी को अहम केंद्रिता जीन पियाजे जी ने उन्होंने क्या बताया है, ईगो सेंट्रिक बताया। जीन पियाजे जी ने इसको क्या बताया है, ईगो सेंट्रिक, और ये निजी वाक कह रहे हैं। लेओ वाइगोत्स्की जी उसको क्या बोल रहे हैं, निजी वाक। ठीक है, आयु वर्ग सेम रहेगा, 1-2 साल का डिफरेंस रहेगा, बाकी ध्यान रखेंगे शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। अहम केंद्रिता जीन पियाजे जी के अनुसार निजी वाक का है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक, तो विकल्प क्या दिया है कि ध्यान, दूसरे के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, अपने स्वयं के कार्यों और चिंतन को निर्देशित करने के लिए, अपनी अहम केंद्रिता यानी गाइड लिखा है ना, अपनी अहम केंद्रिता सोच को दर्शाने के लिए, भाषा के दोष को छिपाने के लिए। तो हमने बताया कि अहम केंद्रिता शब्द जीन पियाजे जी से संबंधित है। किससे संबंधित है, जीन पियाजे जी से। तो आपको ध्यान रखना है निजी वाक मतलब क्या है, अपने स्वयं के कार्यों और चिंतन को निर्देशित करने के लिए, यानी गाइड करने के लिए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 आपसे कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब कोई बच्चा किसी नियम को इसलिए मानता है क्योंकि उसे दंड से बचना है, तो यह नैतिकता के किस स्तर पर है। हमने कल भी इस क्वेश्चन को सम्मिलित किया था कोहलबर्ग जी से, आज भी है। ध्यान रखेंगे 3 स्तर और 6 चरण, सबसे इंपॉर्टेंट ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। तीनों स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। तो देखिए आपसे ये कह रहा है कि वो नैतिकता की बात, तो नैतिकता किसमें जाएगी, उत्तर पारंपरिक स्तर में। नैतिकता किसमें जा रही थी, तो नैतिकता किसमें जा रही थी, उत्तर पारंपरिक स्तर में। लेकिन ये दंड से बचने की बात कर रहा है। ठीक, किससे बात कर रहा है, दंड से बचने, नैतिकता की बात तो कर नहीं रहा। तो दंड से बचने वाला है ना, ये पूर्व पारंपरिक स्तर में जाएगा। किसमें जाएगा, पूर्व पारंपरिक, यानी डर से, पुरस्कार से, डर से जो कोई काम किया जाएगा वो किसमें रहेगा, पहले में रहेगा। ठीक, तो किसमें जाएगा ये, पूर्व पारंपरिक स्तर। तो पहले स्तर को क्या बोलेंगे, पूर्व पारंपरिक स्तर, बीच वाले को पारंपरिक स्तर, और उत्तर पारंपरिक स्तर ये तीसरा है। इसमें नैतिकता की बातें होंगी, सीधे 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 ध्यान रखेंगे, इसमें नैतिकता की बातें होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। अच्छा, और दिया गया है, और इसके 2 कारक कौन कौन से हैं। तो थांडाइक प्राथमिक और गौण, थांडाइक ने भी सीखने से संबंधित नियम दिए हैं। ये सीखने से संबंधित प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। थांडाइक का कौन सा सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आपसे चूंकि पूछ रहा है ना बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्फियरमैन जी का है। किसका है, स्फियरमैन जी का। इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए, जी फैक्टर और यस फैक्टर। जी मतलब जनरल बुद्धि यानी सामान्य बुद्धि, एस मतलब स्पेशल बुद्धि यानी विशिष्ट बुद्धि। तो मतलब द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, 2 फैक्टर थ्योरी स्फियरमैन जी का है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, यानी स्फियरमैन ने जी बुद्धि और यस बुद्धि 2 फैक्टर बताए हैं। बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर आपसे कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या पायलट में किस प्रकार की बुद्धि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए बार बार आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये अंतरावैयक्तिक बुद्धि होगी, स्थानिक बुद्धि होगी, अंतरावैयक्तिक बुद्धि होगी, या भाषाई बुद्धि होगी। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ये किसमें जाएगा, देखिए मूर्तिकार जो है ना छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेगा, पायलट है वो छोटी छोटी वहां के स्थान से परिचित होगा। भाई कोई मूर्तिकार यदि मूर्ति बना रहा है तो बिल्कुल बारीकियों से उस जिसकी मूर्ति बना रहा है उससे परिचित होगा। ठीक, तो ये किसमें जाएगा, स्थानिक बुद्धि में जाएगा। किसमें जाएगा, स्थानिक बुद्धि में, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि बच्चों के सीखने की गति भिन्न हो सकती है, परंतु विकास का क्रम यानी सीक्वेंस जो है वो हमेशा एक जैसा रहता है।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन कल या परसों वाले सीरीज में आपको सम्मिलित किए थे, तो उसमें क्या बताए थे कि देखिए जैसे मानव है ना, विकास सेम रहेगा। भाई मानव का विकास आपको सेम मिलेगा। हाथ में अगर नाक यहाँ है तो हर बच्चे की नाक आपको यही, हाँ ये हो सकता है किसी की छोटी हो किसी की बड़ी हो, लेकिन मिलेगी ना। तो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सीखने की गति तो भिन्न हो सकती है लेकिन क्रम जो सीक्वेंस है वो एक जैसा रहता है। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत है? निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या रैखिक प्रगति का सिद्धांत। तो देखिए निरंतरता का सिद्धांत तो विकास से संबंधित है कि विकास अनवरत चलने वाली, निरंतर मतलब अनवरत चलने वाली प्रक्रिया जो है वो क्या है, किसमें जाएगी? निरंतरता। अच्छा ये किसमें जाएगा? समान प्रतिमान में जाएगा। किसमें जाएगा? समान प्रतिमान या क्रमबद्धता। मतलब क्रम आपको समान देखने का मिलेगा, भले गति भिन्न हो सकती है लेकिन क्रम आपको समान देखने को ही मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए छोटा बच्चा है तो पहले उसको आप का से कबूतर ही सिखाएंगे, ये डायरेक्ट शब्द नहीं सिखा सकते। तो क्या है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि कोई बच्चा जल्दी सीख गया, कोई बच्चा देर में सीखा, लेकिन क्रम जो है ना, सीक्वेंस तो वही रहेगा ना सिखाने का, गति भिन्न हो सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे? समान प्रतिमान का सिद्धांत। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरणों का सही तार्किक क्रम क्या है? अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। धारणा, अभिप्रेरणा, अवधान, पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन, अवधान, धारणा या अभिप्रेरणा। चौथा नंबर डी है अभिप्रेरणा, धारणा, अवधान, पुनरुत्पादन। तो देखिए आपसे क्रम पूछ रहा है ना, तो क्रम ये किसमें जाएगा? इसमें कौन सा विकल्प होगा? ए विकल्प। सबसे पहले बंडूरा जी ने जो सामाजिक अधिगम के 4 चरण है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कितने चरण बताए हैं बंडूरा जी ने? बंडूरा जी ने कितने चरण बताए? 4 चरण बताए। कितने चरण? 4 चरण। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चारों चरण आपको, अब आपसे चूंकि चारों चरण का क्रम पूछ रहा है ना, तो क्रम बताना है। तो क्रम क्या, पहले इन्होंने क्या बताया? अवधान बताया। भाई किसी चीज पे ध्यान देंगे, फिर उसको धारण करेंगे, फिर उसका पुनरुत्पादन करेंगे, फिर तो अब प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, देखिए इनका तो मतलब समझना चाहिए ना कि अवधान मतलब क्या है कि व्यवहार को, जो व्यवहार है ना, व्यवहार को ध्यान से देखना। भाई किसी का व्यवहार आप ध्यान से पहले अवलोकन करेंगे, फिर उसके बाद जो धारण आता है, फिर उस व्यवहार को, जो व्यवहार आपने देखा है उसको अपने दिमाग में देखेंगे या दिमाग में याद रखेंगे। तीसरा पुनरुत्पादन आता है। पुनरुत्पादन का मतलब कि उस व्यवहार को आप दोहराएंगे या उसको कार्य में बदलेंगे। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे? अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। चौथा अंतिम आता है अब प्रेरणा यानी मोटिवेशन। फिर मतलब क्या है, उस व्यवहार से जो सकारात्मक परिणाम मिलेगा उससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, यानी अवधान, फिर धारणा, फिर पुनरुत्पादन या प्रेरणा। अवधान मतलब पहले किसी को आप ध्यान से देखेंगे, उसके व्यवहार का अवलोकन करेंगे, फिर उसको अपने दिमाग या माइंड में धारण करेंगे, फिर उसका पुनरुत्पादन करेंगे। ठीक है, यही अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। फिर अगर उससे आपको सकारात्मक परिणाम मिला तो वही आपकी क्या हो जाएगी? अब प्रेरणा हो जाएगी। तो विकल्प ये सही हो जाएगा। फिर 12 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षक के आदेशों का सख्ती से पालन करवाना, बच्चों को बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान का सृजन करने और सक्रिय रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना, केवल परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, या सभी बच्चों को एक ही गति से जबरन आगे बढ़ाना। तो आपसे क्या कह रहा है? प्रगतिशील शिक्षा बात कर रहा है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। कैसा एजुकेशन होता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ठीक है, यानी इसमें बच्चा मुख्य है, बाल केंद्रित शिक्षा है ना ये। तो कौन सा विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा? इसमें आपका बी विकल्प जो दिया है ना कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान का सृजन करने और सक्रिय रूप से सीखने का अवसर देना, यही तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। ठीक है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान का सृजन करने और सक्रिय रूप से सीखने के अवसर को देना। प्रगतिशील शिक्षक मतलब ये हुआ कि जिसमें आप बच्चे को ध्यान में रख के काम करेंगे। ठीक है, कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता के अनुसार आप उसको प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, चाहे आपकी मतलब पढ़ाने की शैली हो या पाठ्यक्रम हो या सिलेबस हो या करिकुलम, कुछ भी हो, पाठचर्या हो, सब आप बच्चे को ध्यान में यानी बच्चे को केंद्र में रखकर बनाएंगे। ठीक है, यही हुआ प्रगतिशील शिक्षा। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार 1 से 3 वर्ष की शैशवा अवस्था यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था ना का मुख्य वैज्ञानिक द्वंद्व क्या है? एरिक्सन के अनुसार पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत है? मनोसामाजिक सिद्धांत।
एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत है? मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था मुख्य वैज्ञानिक द्वंद्व आपसे पूछा, इन्होंने द्वंद्व बताए थे ना, तो विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, पहल बनाम दोष या उत्पादकता बनाम स्थिरता। तो एरिक एरिक्सन के अनुसार 1 से 3 वर्ष के बच्चे में क्या होगा? स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। मतलब ये हुआ कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कोई भी काम हो, मतलब कुछ भी वो कर रहे हैं, वो खुद से करना चाहते हैं। ठीक है, वो अपना काम खुद से करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता से स्वतंत्र होकर वो कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमी बोलते हैं ना इसको, यानी स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। देखिए, सीडीपी का क्वेश्चन अगर आपको हल करना है तो आप छोटे बच्चों को ध्यान में जरूर रखेंगे। तो मान के चलें कि आपके क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होगी, तो मतलब पढ़ तो आप रहे ही है भाई, सिलेबस तो पढ़ा होगा। जो भी सुपर टेट का पेपर देगा वो जाहिर सी बात है यूपी टेट पास होगा, तो उसने पढ़ा तो जरूर है, लेकिन उसको क्या है ना, उसको छोटे बच्चों को अगर ध्यान में रख के वो मतलब अपना आंसर हल करेगा तो पॉसिबिलिटी उसकी नगण्य रहेगी, मतलब ना के बराबर रहेगी गलत होने की। ठीक है, क्योंकि अब फैक्ट से पेपर हट रहा है, फैक्ट आपको रट के पेपर देने जोर नहीं दे रहा है, अब आपको समझ पे पेपर देना है। ठीक है, क्योंकि आप इस बार यूपी टेट देखे हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर आपसे कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का वह कौन सा भाग है जो पूरी तरह से अचेतन होता है और केवल आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। अचेतन होता है, केवल आनंद उसको चाहिए। ठीक है, अहम में, इदम में, पराहम में, तो ये किस में जाएगा? ये इड में जाएगा। केवल आनंद ना, तत्कालिक सुख जो क्षणिक सुख है वो इदम में जाएगा। नैतिकता की बात पराहम सुख और ईगो में करेगा। ईगो में क्या करेगा? गलत सही का वो मतलब गलत सही के बारे में सोचेगा, वो ईगो में जाएगा। लेकिन अब आनंद की बात कर रहा है तो किसमें जाएगा? ईड, यानी सारी दमित इच्छाएं आपको इदम में ही देखने को मिलेगी। इदम को ईड बोलते हैं। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड जी ने कितने बताए हैं? 3 बताए हैं, अहम यानी इदम, अहम और पराहम। तो इन तीनों को ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर आपसे कह रहा है कि अधिगम के स्थानांतरण के संदर्भ में शून्य स्थानांतरण का क्या अर्थ है? यानी पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने में मदद करता है, पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने में बाधा डालता है, या पूर्व में सीखे गए कार्य का नए कार्य को सीखने पर प्रभाव नहीं पड़ता, सीखने की गति का रुक जाना। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि शून्य स्थानांतरण मतलब जो कुछ भी उसने पहले सीखा है उसका कुछ भी स्थानांतरण नए ज्ञान में नहीं हो रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, यानी पूर्व में सीखे गए कार्य का सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, इसको क्या बोलेंगे? शून्य स्थानांतरण। अच्छा, एक धनात्मक स्थानांतरण होगा, उसमें क्या है कि पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने में मदद करे, तो उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक। ठीक है, अच्छा ये सीखने की गति का रुक जाना, ये वक्र पठार, ये अधिगम का पठार। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या निर्देशित करता है? केवल दिव्यांग बच्चों को विशेष स्कूलों में पढ़ाना, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को, सामान्य विशिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर को एक ही नियमित स्कूल में एक साथ पढ़ाना, बच्चों की बुद्धि के आधार पर अलग अलग कक्षाएं बनाना, केवल मेधावी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देना। तो देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब है, आपको शब्द समझ में आ रहा है कि समावेश यानी सबका समावेश हो। ठीक है, जिसमें सबका समावेश होगा उसको समावेशी शिक्षा बोलेंगे। तो देखिए आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामान्य हो, विशिष्ट हो, जात धर्म कुछ भी भेदभाव आपको नहीं करना है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को, सामान्य विशिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर को एक ही नियमित स्कूलों में एक साथ पढ़ाना। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर कह रहा है कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिंतन से होता है? अभिसारी चिंतन, रूढ़वादी चिंतन या तार्किक चिंतन। तो किससे होगा आपसे पूछ रहा है ना, तो ये अपसारी चिंतन से हो गए। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? डाइवर्जेंट से, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो दी है ना, अपसारी चिंतन, इसी में क्रिएटिविटी सम्मिलित है। ठीक है, अच्छा सृजनात्मकता का मतलब ये हुआ
कि जैसे बच्चे को आप बता रहे हैं तो वो उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में भी सोचने की क्षमता रखता है। उसको सृजनात्मकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता बोलते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, यानी अपसारी चिंतन। ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकार, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा है ना, पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई से संबंधित है। तो ये तो आपको पता होगा। पठन विकार आपसे पूछ रहा है। डिसकैलकुलिया गणित विकार, यानी गणितीय संबंधी अवधान से संबंधित है। गणितीय विकार से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया पठन विकार है। डिसग्राफिया लेखन संबंधी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये 3 ध्यान रखेंगे तो बाकी आप कर ले जाएंगे। अच्छा, आपसे पूछ कौन रहा है? पठन वाला, यानी पढ़ने से संबंधित। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प, यानी डिसलेक्सिया। पठन विकार कौन है? डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक E.L. थांडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उनके वर्गीकरण में शामिल नहीं है? बुद्धि के 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है ना थांडाइक जी ने, वही आपसे पूछ रहा है। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गत्यात्मक या मूर्त बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। तो देखिए थांडाइक जी के अनुसार जो ना अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है, गत्यात्मक बुद्धि है, यानी मूर्त बुद्धि इसी बोलते हैं ना गत्यात्मक बुद्धि को। लेकिन जो ये आध्यात्मिक बुद्धि दी है इसका इन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, यानी आध्यात्मिक बुद्धि शामिल नहीं है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जैसे देखिए मूर्त बुद्धि किसे बोलेंगे? यांत्रिक, जो गत्यात्मक या मूर्त बुद्धि थी इसको यांत्रिक बोलेंगे। इसमें कौन आएगा? तो इसमें कौन आएगा? इसमें इंजीनियर हो गए, ये सब किसमें जाएंगे? मशीनों को बनाने वाले मैकेनिक हो गए, इंजीनियर, ये सब किसमें जाएंगे? मूर्त बुद्धि में। सामाजिक बुद्धि में कौन जाएगा? कवि हो गए, नेता हो गए, ये सब सामाजिक बुद्धि में। अमूर्त बुद्धि में कौन जाएगा? अमूर्त बुद्धि में जाएंगे जो विचारों। अमूर्त बुद्धि में कौन जाएंगे? कवि हो गए, दार्शनिक हो गए, ये सब किसमें जाएंगे? अमूर्त। और इसमें सामाजिक में नेता हो गए, ये सब सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ये सब किसमें जाएंगे? सामाजिक में। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि सीखने के प्रयास व त्रुटि में थांडाइक ने अपनी भूखी बिल्ली के सामने उद्दीपक के रूप में क्या रखा था? चूहा, दूध, मृत मछली या भोजन, घंटी। तो देखिए घंटी नहीं रखा था, घंटी तो बजाते थे वो पावलाव जी, कुत्ते पर जब प्रयोग कर रहे थे ना तब पावलाव जी बजाते थे घंटी। तो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रयास एवं त्रुटि में बिल्ली के सामने उन्होंने मृत मछली यानी भोजन रखा था, बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था, बिल्ली इधर उधर अपना हाथ पैर मार रही थी। एक समय ऐसा आया कि एक बार में ही उसका खटके पे हाथ पड़ गया और खटका पर हाथ पड़ने की वजह से वो मतलब जो पिंजरे का दरवाजा था वो खुल गया और बिल्ली को भोजन मिल गया। अच्छा, ये क्रिया उन्होंने बार बार दोहराई। तो फिर कुछ समय बाद देखा कि खाना देखते ही बिल्ली इधर उधर नहीं जाती, सीधा उसी जहां खटका लगा था ना उसी पे अपना पैर रखती थी। ठीक, तो इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। तो क्या रखा था उन्होंने? मृत मछली यानी उद्दीपक के रूप में भोजन दिया था। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है? 10, 14, 12 या 16। तो मैकडूगल जी ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14 मूल प्रवृत्ति। भय, क्रोध, ये सब किसमें जाएंगे? मूल प्रवृत्तियों में जाएंगी। तो मैकडूगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्ति है? 14 मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने बताई है। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में लार का आना। तो सबसे पहले आपसे ध्यान रखना है कि आप ये ध्यान रखेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया आपसे पूछा जाए तो किसने दिया? पावलाव। ठीक है, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पावलाव का। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि जो घंटी की आवाज सुनने के तुरंत बाद होती थी, जो अनुक्रिया घंटी की आवाज सुनने के बाद कुत्ता करता था प्रतिक्रिया, वो किस में जाएगा? अनुबंधित अनुक्रिया में, यानी इसी को यूसीआर बोलते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया में, यानी इसको सीआर बोलते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स। प्राकृतिक अनुक्रिया या तटस्थ अनुक्रिया। तो किस में जाएगा? तो ये प्राकृतिक अनुक्रिया तो ये हुआ कि कुत्ते को भोजन देख के मुंह में लार आना, ये प्राकृतिक है। ठीक, लेकिन उसके बाद जो अनुक्रिया कर रहा है ये किसमें जाएगा? ये अनुबंधित अनुक्रिया में जाएगा। ठीक है, यानी सीआर में, कंडीशनल रिस्पॉन्स में जाएगा। किसमें जाएगा? कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी
अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि बच्चों में नैतिकता के अभाव की अवस्था पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस आयु वर्ग में पाई जाती है? नैतिकता का अभाव जीन पियाजे जी के अनुसार पूछ रहा है ना। 0 से 5 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 9 से 11 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक। तो देखिए ये किस में जाएगा, ये 0 से 5 वर्ष में। जीन पियाजे जी ने बताया कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का बच्चा, ठीक है, जो एनोमी यानी इसको नैतिकता का यानी नैतिकता या शून्यता की अवस्था। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है, शून्यता जीन पियाजे जी ने किस उम्र के बच्चों को शून्यता की अवस्था कहा है? तो 0 से 5 वर्ष इनमें नैतिकता का अभाव होता है, इसी को शून्यता की अवस्था इन्होंने बोला है। ठीक, तो ये अच्छा ये जो 0 से 5 वर्ष की अवस्था है ना, ये पूर्णतः मूल प्रवृत्ति पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी बच्चा भूख लगने पर रोएगा, बच्चे को डर लगेगा तो रोएगा, मतलब ये मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, यानी 0 से 5 वर्ष एनोमी बना या स्वायत्तता की अवस्था, इसी को स्वायत्तता की अवस्था, इसी को शून्यता की अवस्था, ये सब बोला गया है। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर आपसे कहा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने चूहे पर अपना प्रयोग किया? तो आपसे पूछ रहा इवान पावलोव, बी.एफ. स्किनर, जे.बी. वाटसन या क्लार्क हॉल। तो ये किसका है? ये है प्रसिद्ध पुस्तक बी.एफ. स्किनर का। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया है। अच्छा इनके प्रयोग का नाम भी पूछा जाता है कि इन्होंने इसके प्रयोग का मतलब कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी बी.एफ. स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बी.एफ. स्किनर के द्वारा। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया है? चूहे पर। चूहे पर किया है, कबूतर पर किया है, उसको कबूतर या चूहे पर दोनों में से कोई विकल्प। चूहा वाला ज्यादा फेमस है। जो आप ये देख रहे हैं ना कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये किस पर किया था? चूहे पर किया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी नंबर 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर आपसे कह रहा है कि बाल विकास के संदर्भ में परिपक्वता यानी मेच्योर पूछ रहा है ना कि मेच्योर क्या है? एक अर्जित सामाजिक प्रक्रिया है, एक स्वायत्ता चलने वाली जैविक प्रक्रिया है, अभ्यास पर निर्भर प्रक्रिया है, यह सांस्कृतिक प्रभावों का परिणाम है। तो देखिए परिपक्वता आपसे पूछ रहा है ना, तो परिपक्वता किस में जाएगा? परिपक्वता एक स्वतः चलने वाली जैविक प्रक्रिया, मतलब देखिए एक अवस्था आने के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाएगा। भाई आप उसको कहीं भी कैसा भी वातावरण दे दें, लेकिन एक छोटा बच्चा आपको परिपक्वता उसमें नजर नहीं आएगी। लेकिन एक अवस्था आने के बाद, वयस्कता आने के बाद बच्चा स्वयं परिपक्व हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा? एक स्वतः चलने वाली जैविक प्रक्रिया, यानी विकल्प बी सही हो जाएगी। ठीक है, देखिए 25 क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट सेम रखा गया है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और क्योंकि यूपी टेट का पेपर देखने के बाद फैक्ट से दूरी बनाना ही पड़ेगा हम लोगों को, डीप पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ समझ भी विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अब बदल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अच्छा आपको यदि मान लें अगर आपको इसकी वो चाहिए पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक बायो में दी हुई है, उसको जाके ज्वाइन कर ले, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।